वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द सेल। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने डिस्कवर किया, सेल थ्योरी क्या थी। उसके बाद सेकेंड वीडियो में हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं और किस बेसिस पे उन्हें यूकैरियोट से अलग किया गया। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आज पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। आप लोग को याद होगा कि सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आर.एच. विटकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें एक किंगडम था प्रोकैरियोट्स के लिए, बाकी के जो 4 किंगडम थे वो किसके लिए थे? यूकैरियोट्स के लिए थे। अब हमने डिस्टिंगाइज किया था कि प्रोकैरियोट क्या होते हैं, यूकैरियोट क्या होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स वो सारे सेल्स होते हैं जिनमें जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है। तो यूकैरियोट्स क्या होते हैं? उसके जस्ट अपोजिट यूकैरियोट्स क्या होते हैं? सेल्स विथ ट्रू न्यूक्लियस। इसके बाद ये सेल कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट इनमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद ये जो सेल्स होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। ठीक, अब इसके बेसिस पे जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनकी स्टडी आज हम करने वाले हैं। मैं एक यूकैरियोटिक सेल बनाता हूं, एक जनरलाइज स्ट्रक्चर बनाता हूं, उसके बाद फिर हम उसकी स्टडी स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक जनरलाइज स्ट्रक्चर अगर मैं बनाना चाहूं तो ये सेल मैंने बना दिया, जो इसका आउटर लेयर है। ठीक, इसके बाद हमने क्या कहा, इसमें होगा एक न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बेसिकली क्रोमोसोम होगा। इसके बाद इसमें होंगे सेल ऑर्गेनल्स। तो सबसे पहले इसके पास में क्या होता है? इसके पास में सबसे पहले होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के सबसे करीब में कौन होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो आता है वो आता है गोल्गी बॉडी। ठीक, यहां भी हम कुछ गोल्गी बॉडी बना लेते हैं। ठीक, इसके अलावा और क्या होते हैं? एक माइटोकॉन्ड्रिया भी बना लेते हैं। चलो, ये हो गया। इसके अलावा और क्या आते हैं? राइबोसोम बना लेते हैं, फ्री राइबोसोम इधर बना दिया हमने, फ्री राइबोसोम। इसके अलावा कुछ राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में भी होंगे, ईआर के पास में होंगे। ये हो गया। इसके बाद हमने कुछ बना लिए, क्या? वैक्यूल्स बना लिए। ठीक, अब कुछ हमने बना लिए सेंट्रियोल। जनरलाइज स्ट्रक्चर, कुछ सेल्स में सेल वॉल भी होगा। चलो, ये भी बना देते हैं। ये हमने बना दिया एक जनरलाइज स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल का, जिसमें क्या है? ये क्या है हमारा? न्यूक्लियस है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है? सेल वॉल है। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है? ईआर है। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है। फर्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद ये क्या बना लिया हमने? ये बना लिया हमने सेंट्रियोल। ठीक, ये क्या बना लिया? वैक्यूल। ये तो पूरा का पूरा क्या है? साइटोप्लाज्म है।
ठीक, ये बना लिया हमने राइबोसोम। और भी ऑर्गेनल्स होंगे, बट अभी हम इसकी स्टडी के लिए स्टार्ट करते हैं। हमें एक एक सारे ऑर्गेनल्स को, सारे स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ना होगा। तो हम अभी इसके आउटर लेयर से स्टार्ट करते हैं। आउटर लेयर में क्या आता है? सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम यहां से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अंदर जाते जाते सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद इस जो यूनिट है उसको खत्म करेंगे। यूकैरियोट्स में मेनली जो सेल वॉल है वो दो किंगडम में पाए जाते हैं। कहां पे? प्लांट में और फंजाई में। प्लांट किंगडम में एल्गी में होता है और प्लांट्स में। बट एल्गी में जो सेल वॉल बना होता है किससे बना था? सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस एंड मेनाज। उसके बाद प्लांट्स में सेल्यूलोज का बना होता है हेमीसेल्यूलोज और पैकाइटिन्स। इसके अलावा फंजाई में जो सेल वॉल बना होता है किससे बना होता है? काइटिन से बना होता है। ठीक, सेल वॉल क्या करता है? ये आउटर मोस्ट लेयर है। इसके अलावा फंक्शनिंग में क्या है? स्ट्रक्चर, देन मैकेनिकल सपोर्ट। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था मैकेनिकल सपोर्ट क्या है। इसको बर्स्ट होने से प्रिवेंट करता है या कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है क्या है? अभी ये जो आउटर लेयर है वो क्या था? सेल वॉल था। सेल वॉल किससे बना है? अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग कंपोजिशंस हैं। इसके बाद हमारा आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या जिसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन जो है वो सारे प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो सब में एक जैसा ही होता है। यूकैरियोट में भी जितने किंगडम है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी में लगभग उसका कंपोजिशन सेम है। तो हम उसको देखते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल मोटा मोटा मैंने पिछले वीडियो में भी पढ़ाया था, बट जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अपने फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था कि सेल की डिस्कवरी कब हुई थी? सेल की डिस्कवरी हुई थी 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल के स्टडी, स्ट्रक्चरल स्टडी में एक्चुअली बहुत ज्यादा टाइम लगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे। अब क्या हुआ, यहां से लेके लगभग 300 साल तक, 1950s का जो era था, तब तक सेल की स्ट्रक्चरल स्टडी बहुत ज्यादा हो नहीं पाई। क्यों? क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे, हम देख नहीं पा रहे थे कि सेल के अंदर क्या है। इसके बाद एक टेक्निक या एक इक्विपमेंट इवॉल्व हुआ जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने साइंटिस्ट को फेवर किया या बहुत ज्यादा हेल्प की किसमें? सेल की डिटेल्ड स्टडी में। अब सेल की डिटेल्ड स्टडी से पहले केमिकल स्टडी इसकी हो चुकी थी। तो केमिकल स्टडीज में यह पता चला था कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है ये मिलके बना होता है लिपिड्स से एंड प्रोटीन से। इसका कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है, बट जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब इसका जो स्ट्रक्चर है या अरेंजमेंट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसा है उसको ऐसा डिपिक्ट किया गया कि एक बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री है, इसमें लिपिड्स भरे होते हैं। लिपिड्स बेसिकली इसमें होते हैं फॉस्फोलिपिड। यहां पे इस बाउंड्री में लिपिड्स भरे हैं। अब ये क्या है? ये फॉस्फोलिपिड्स हैं। फॉस्फोलिपिड्स में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। तो क्या हुआ, ऐसा
ये इनका हेड पोर्शन हो गया और ये इनका टेल पोर्शन हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितने भी फॉस्फोलिपिड्स होते हैं इनमें जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, या जो वाटर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, उसके साथ घुल मिल के रह सकता है। मैं लिख देता हूं इसको, वाटर लविंग। बट कमाल की बात यह है जो टेल होती है ये होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक यानी पानी के साथ रह नहीं सकता। अब हम जब सेल की बेसिक डिटेलिंग में जाते हैं तो सेल में लगभग 70% क्या होता है, वाटर होता है। ठीक, अगर हमने मान लिया कि ये सेल की बाउंड्री है, सेल के बाहर आउटर स्पेस में भी वाटर होता है, तो हेड जो है वो तो मैनेज कर लेगा। बट अंदर साइटोप्लाज्म 90% समथिंग ये भी वाटर है। अब कैसे काम चलेगा भैया? तो इन्होंने एक दूसरी टेक्निक निकाली। इन्होंने कहा कि एक काम करो, इसको उल्टा कर दो। इन्होंने क्या किया, एक लेयर यहां भी चढ़ा दी। यहां पे इन्होंने यहां पे हेड लगाए, ये हो गया। इसमें क्या हो गया, ये जो हेड पोर्शन था ये बाहर की तरफ आ गया और जो टेल का पोर्शन था जो हाइड्रोफोबिक था वो कहां चला गया, अंदर चला गया। तो जितना भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यूकेरियोट में, प्रोकैरियोट में, कहीं भी हो, उन्होंने कहा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये होता है बायलेयर। बायलेयर यानी 2 लेयर्ड, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और बीच में क्या होता है, गैप होता है। जितना भी हेड का पोर्शन है, एक लेयर का हेड कहां होगा, आउटर सरफेस, सेल के आउटर पार्ट में। दूसरा जो हेड का पोर्शन है वो कहां होगा, इनर पार्ट में, साइटोप्लाज्म में। और इसके बीच में जो है हाइड्रोफोबिक रीजन है जहां पे टेल्स हैं। अब इन टेल के बीच में हमने क्या कहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 चीजों से मिलकर बना है। क्या क्या है, लिपिड एंड प्रोटीन्स। लिपिड की तो हो गई, लिपिड को हमने बता दिया। अब इसके अंदर प्रोटीन्स भी तो हैं। तो इन्होंने कहा प्रोटीन कुछ ऐसे होते हैं। प्रोटीन्स इसके बीच में एम्बेडेड होते हैं। हो गया, ये हमारे हो गए क्या, लिपिड। और ये जितने भी ये ब्लू कलर से आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, प्रोटीन। प्रोटीन को भी फर्दर 2 क्लास में डिवाइड किया गया। इन्होंने कहा जितने भी प्रोटीन होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं हमारे जो कि पूरे के पूरे इसमें घुसे रहते हैं, या पूरा मतलब टाइटली कंबाइंड रहते हैं, किससे, लिपिड से। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि आउटर सरफेस में कहीं होते हैं, या इनका जो कॉम्बिनेशन है या इंटरेक्शन है वो थोड़ा कम होता है। तो वो प्रोटीन जो एम्बेडेड है और वो प्रोटीन जो बाहर है। तो जितने प्रोटीन जो अंदर धंसे हुए थे इनको उन्होंने कहा क्या, इंटीग्रल प्रोटीन। और बाकी जो बाहर में थे, या पेरिफेरी। पेरिफेरी क्या होता है, बाउंड्री। बाउंड्री को पेरिफेरी कहता है। तो इन्होंने लिटरली क्या कह दिया, इनको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। ठीक, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हुआ किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसके बाद 2 साइंटिस्ट आए, सिंगर एंड निकोलसन। उन्होंने एक अलग मॉडल दिया। अलग मॉडल नहीं है, इसी को और अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसको मैं आपको बताता हूं। 1972 में क्या हुआ, 2 साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड
निकोलसन, इन्होंने कहा कि जो अभी तक तुम बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो ठीक है, सही बता रहे हो, बट कुछ और चीजें हैं जो हम ऐड कर दे रहे हैं तो ये और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। तो इन्होंने एक मॉडल दिया जिसको बोला जाता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इन्होंने कहा कि जैसा आप बता रहे थे कि लिपिड है और प्रोटीन है, वो ठीक है, इसमें हेड है, टेल है। हेड क्या है? हाइड्रोफिलिक है, और टेल जो है हाइड्रोफोबिक है, वो भी ठीक है। उन्होंने कहा एम्बेडेड प्रोटीन्स होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है, सब कुछ हमने मान लिया। अब कुछ चीजें हम इसमें और ऐड करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये फ्लूइड स्ट्रक्चर है। फ्लूइड स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्लूइड यानी ऑयल लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है? फ्लूइडिटी यानी उन्होंने मेनली ये कहा कि यहां का जो लिपिड है अगर ये चाहे और जरूरत हो तो यहां से ट्रांसफर होके यहां भी जा सकता है। ये प्रोटीन अगर यहां से इसको कहीं और जरूरत हो तो ये ट्रांसफर होके यहां भी जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि इस मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी है। जैसे ऑयल को एक जगह हम रखते हैं तो वो फ्लूइड होके या तैर के एक दूसरी जगह चला जाता है, वैसे ही उन्होंने कहा कि इसके अंदर जितने भी लिपिड हैं और प्रोटीन है वो सबके सब फ्लूइड हैं। वो सबके सब उनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो यहां से यहां या यहां से यहां लेटरली दाएं से बाएं या बाएं से दाएं मूवमेंट कर सकते हैं जब भी जरूरत हो। एक चीज और उन्होंने कहा कि इसके बीच में कार्बोहाइड्रेट भी होंगे और कोलेस्ट्रॉल। इन्होंने कहा कि ये जो हम डॉट ये दिख रहे हैं, इन्होंने कहा कि इस लेयर के बाय लेयर के बीच में कोलेस्ट्रॉल भी होंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? इसमें क्या है? लिपिड है और प्रोटीन है। इन्होंने कहा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर और उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल है। अब भाई इन्होंने कहा कि अब शुगर और कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? तो यह बताया गया कि जो कोलेस्ट्रॉल है, अगर हम कह रहे हैं कि इसमें फ्लूइडिटी है, अब फ्लूइडिटी टेम्परेचर के साथ में कम या ज्यादा होती है, टेम्परेचर उसको अफेक्ट करता है। जब भी अगर कोई चीज फ्लूइड है और अगर उसमें ज्यादा टेम्परेचर दिया जाए तो वो बह जाता है या उसकी फ्लूइडिटी बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लो, घी को देख लो। अब एक चीज मैं बताना भूल गया था, इसमें जितने भी लिपिड्स हैं ये क्या है? फॉस्फोलिपिड्स हैं। फॉस्फोलिपिड, इनमें जो हेड है वो फॉस्फेट का है और जो टेल है वो हाइड्रोकार्बन है। ठीक, फ्लूइडिटी इस कारण आई क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन का चेन है वो अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। जब कोई भी हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड कंडीशन में होता है तो फ्लूइडिटी को एनहांस करता है या फ्लूइडिटी को हेल्प करता है। तो उन्होंने कहा कि इसमें जितने भी जो हमारे फॉस्फोलिपिड्स हैं वो क्या है? अनसैचुरेटेड है। अब अनसैचुरेटेड केस में क्या होगा? अब अनसैचुरेटेड क्या? अब घी का एग्जांपल ले लो। घी क्या होता है? जब भी उसको टेम्परेचर ज्यादा दिया जाए तो वो लिक्विड फेस में आ जाता है। वैसे ही अगर हमने इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो ये क्या है? इसमें प्रिवेंट ये हो जाएगा कि ये जो हमारे लिपिड्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे, और अगर टेम्परेचर कम किया तो वो क्या हो जाएंगे? जम जाएंगे। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एज अ बफर हमारे साथ क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल जो ये बीच बीच में है वो इस बात को प्रिवेंट करता है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो फ्लूइडिटी नेचर के कारण वो दूर दूर बहुत ज्यादा दूर ना हो जाए, और अगर टेम्परेचर कम हो तो बिल्कुल सिकड़ के एक साथ कंबाइन ना हो जाए। इसको प्रिवेंट कौन करता है? हमारा कोलेस्ट्रॉल। अब उन्होंने कहा हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कहां होते हैं? प्रोटीन तो कई टाइप के हो सकते हैं। प्रोटीन बहुत मोटे भी हो सकते हैं, जैसे अभी हमने कहा पेरिफेरल प्रोटीन होता है, ठीक, उसके बाद इंटीग्रल प्रोटीन होता है। तो इन्हीं के साथ में जुड़े होते हैं हमारे कौन से? हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन यानी शुगर। तो इन सब से मिलके हमारा क्या बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। इसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल कैसा होता है। ठीक, अब हम इसके फंक्शन की तरफ चलते हैं। फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन जो है, एक तो आउटर मोस्ट लेयर है तो बाउंड्री का काम करेगा। ठीक, जिसमें सेल वॉल नहीं है उसमें ये क्या करेगा, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगा। अब ट्रांसपोर्ट का काम भी करेगा। ये क्या होता है, आपने सुना होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है। अब ट्रांसपोर्ट को पढ़ने के लिए ट्रांसपोर्ट दो तरीके के होते हैं, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। जो फर्स्ट ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप लोगों ने कभी विदाउट टिकट ट्रेन में सफर किया है? देखो, जब हमको ट्रेन में जाना होता है या बस में जाना होता है तो उसका किराया देना होता है। जब किराया देते हैं तो हमारा पैसा खर्च हो रहा है। ठीक, उसको हम कैटेगराइज करेंगे किसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। क्यों? क्योंकि हम कुछ खर्च करके और जा रहे हैं कहीं। बट अगर हम जो विदाउट टिकट ट्रेवल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसमें हमारी कोई लागत नहीं लग रही है, उसमें हमको पैसे ही नहीं देना है। ऑल्दो ये गलत है, बट अब हम इसको सेल में देखें। सेल में क्या होता है, आपने एक टर्म सुना होगा ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन आपने सुना होगा। क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि अगर पानी कहीं गिर गया, किसी सरफेस में पानी गिरा तो वो फैल जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। क्यों? इसको बोला जाता है डिफ्यूजन। ये सरफेस है पूरा, इस सरफेस में अगर मैंने यहां पानी गिरा दिया तो यहां पानी का जो अमाउंट है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। आसपास में पानी है ही नहीं। ठीक, तो पानी क्या हुआ, यहां भी फैल गया और यहां भी फैल गया। बेसिकली बात यह है कि यहां इस एरिया में पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा था और यहां पे कंसंट्रेशन कम था। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन या ट्रांसपोर्ट, उसको किस में कैटेगराइज किया जाता है, पैसिव। और अगर वाटर की स्पेसिफिक हम बात करें कि वाटर अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रांसफर करेगा तो उसको बोला जाता है ऑस्मोसिस। ठीक, पर अभी हम अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो सिर्फ वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें और भी मिनरल्स हैं और भी दूसरी तरह की चीजें हैं। अगर उनका हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। एक हमने सेल बना लिया, सेल के आउटर सरफेस में या नेबर के पास कुछ ऐसा मटेरियल है जो मुझे सेल के अंदर में यहां पे रिक्वायरमेंट है, यहां चाहिए। ठीक, अगर यहां पे उसका कंसंट्रेशन कम है और यहां उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन उससे परमिट कर रहा है, बिना रोके उसको परमिट कर रहा है अंदर आने के लिए, और वो बिना किसी एनर्जी के कंजम्पशन के या बिना एनर्जी के लगे वो आ गया डिफ्यूज होके बाहर से अंदर, इसको बोला जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, इसके अलावा अब देखो यहां पे मान लो एक दूसरा केमिकल है, मान लो यहां पे सॉल्ट है। ठीक, इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। अब मुझे इसको बाहर निकालना है, बट यहां पे भी ऑलरेडी सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अब यहां से अंदर तो आ सकता है पर अंदर से बाहर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि बाहर भी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, बट सेल के सर्वाइवल के लिए इसका सेल से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस केस में अभी हमने क्या देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें क्या है, प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम क्या करते हैं, यहां से एक आयन को या सॉल्ट को लिया और उठा के बाहर फेंक दिया।
चैनल, यहाँ पे बीच बीच में चैनल्स होते हैं। ये चैनल क्या करते हैं, उनकी प्रोटीन की हेल्प से किसी चीज का जिसका ग्रेडियंट ऑलरेडी ज्यादा है उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं, या ग्रेडियंट कम भी है पर हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको उठा के या तो बाहर फेंक देंगे या बाहर से कोई चीज हमें चाहिए और हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि सेमी परमेएबल है, तो प्रोटीन उसको उठा के अंदर ले आएगा। इस कंडीशन को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि प्रोटीन वर्क कर रहे हैं। अगर प्रोटीन वर्क कर रहे हैं मतलब एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा। एटीपी क्या होता है, एनर्जी की करेंसी होती है सेल की। जहां कहीं भी वर्क में, किसी भी वर्क में अगर एटीपी यूटिलाइज हो रहा है मतलब वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, इन दोनों की हेल्प से हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर के हर केमिकल के ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखता है और सिग्नलिंग में भी हेल्प करता है। जो अभी मैंने प्रोटीन्स बनाए, इन प्रोटीन्स में बहुत सारे रिसेप्टर्स भी होते हैं। ऑल्दो मैं पिछले वाले सेक्शन में बताना भूल गया, जो हमने ये प्रोटीन्स बनाए, पेरिफेरल प्रोटीन है या इंटीग्रल प्रोटीन है, इनमें शुगर के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे रिसेप्टर्स भी होते हैं। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, बाहर से सिग्नल लेते हैं, अंदर न्यूक्लियस के पास या सेल के अंदर में सिग्नल को भेजते हैं और फिर उस वर्क को हमारा सेल काम करता है। और उसके बाद जो ये प्रोटीन्स है, अगर कुछ स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म की बात है या कुछ भी बनाने की बात है, सेल उसको बनाया और ये जो प्रोटीन्स हैं इसको फिर बाहर पहुंचाते हैं। तो ये वर्क होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक बार फिर से उसको समराइज करता हूं मैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। सबसे बेस्ट एक्सेप्टेड मॉडल क्या है, फ्लूइड मोजाइक का मॉडल जो है निकलसन एंड सेंगर का, वो सबसे बेस्ट एक्सेप्टेड है। उसने क्या बताया, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लिपिड से और प्रोटीन से मिलकर बना है, इसमें फ्लूइडिटी होती है। जितने भी प्रोटीन्स हैं, जितने भी फॉस्फोलिपिड्स हैं, वो लेटरली दाएं से बाएं या बाएं से दाएं फ्लूइड फ्लो करते हैं या अपने स्पेस को चेंज करते हैं। ये किसमें एक्सप्लेन किया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल में एक्सप्लेन किया। इसके अलावा ये भी बताया कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस किस में आता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में आता है। और वो सारे काम जिनमें एटीपी यूटिलाइज होती है वो किस में आते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं। प्लाज्मा लिपिड और प्रोटीन, इन दोनों से मेनली मिलके बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पर इनका जो परसेंटेज है वो वेरी करता है। हमारी बुक में आरबीसी का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। आरबीसी में कितना है, 52% प्रोटीन है और 40% क्या है, लिपिड्स है। बाकी की जो 6% है वो हो सकता है कोलेस्ट्रॉल हो और क्या हो, हमारे हाइड्रोकार्बन्स हो। तो चार चीजों से मिलकर बेसिकली बना होता है। हाइड्रोकार्बन्स जो किस में आते हैं, लिपिड में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या में हेल्प करता है, फ्लूइडिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और जितने भी फॉस्फोलिपिड होते हैं उनमें दो रीजन होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड का जो रीजन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है यानी वाटर लविंग, और टेल का जो रीजन होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। इसी को मेंटेन करने के लिए जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बायलेयर का होता है। बायलेयर में दोनों साइड में हेड होते हैं और अंदर में टेल्स होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम किसी दूसरे सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे। इसके बाद हम अंदर जाते जाएंगे सेल में।